हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है सिमुलेशन, जिसे अभिरूपता भी कहा जाता है। इसे और भी कई नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। सिमुलेशन शब्द के और भी कई अर्थ हैं, जैसे नकल, स्वांग, अनुकरण, अभिरूपण या अनुरूपण। अभिरूपता किसी वास्तविक स्थिति या घटना का कृत्रिम एवं काल्पनिक रूप है, जिसकी सहायता से छात्रों को वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराया जाता है एवं वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाया जाता है। इस विधि के माध्यम से छात्र जिस भी कौशल में दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, उस कौशल से संबंधित कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण करके या कृत्रिम परिस्थितियों में छात्रों को पर्याप्त अभ्यास करवाया जाता है, जिससे छात्र उस कौशल में कुशलता प्राप्त कर लें तथा जब उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में वास्तविक स्थिति में उस कौशल का प्रयोग करके कार्य को संपन्न करना हो तो वो उसे कुशलता से कर सकें। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण अभ्यास, सैनिकों को कृत्रिम स्थिति में युद्ध का प्रशिक्षण देना, डॉक्टर को पुतले पर इंजेक्शन लगाने एवं ऑपरेशन करने का प्रशिक्षण देना। मतलब कि अभिरूपता जो है या सिमुलेशन है, इसमें कृत्रिम परिस्थिति का निर्माण किया जाता है और तब फिर उसमें छात्रों को कार्य करने का अभ्यास कराया जाता है। जैसे कि आप लोग बीएड टीचर हैं, तो आप लोग को स्कूल में प्रैक्टिस टीचिंग में भेजने से पहले क्या किया जाता है, टीचिंग स्किल्स का ज्ञान दिया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, माइक्रो टीचिंग की व्यवस्था की जाती है, जिसमें एक समय में एक कौशल का कैसे प्रयोग करेंगे, कब प्रयोग करेंगे, इन सब का सूक्ष्म ज्ञान दिया जाता है। उसमें फीडबैक भी दिया जाता है। और धीरे धीरे जब आप माइक्रो टीचिंग क्लास के दौरान जब आप एक एक कौशल का प्रयोग करते हैं तो उस कौशल में आप दक्ष हो जाते हैं और जब फिर प्रैक्टिस टीचिंग में जाते हैं तो आप अच्छे से पढ़ा पाते हैं। तो जो माइक्रो टीचिंग है वो क्या है, एक कृत्रिम परिस्थिति है। वहाँ तो स्कूल होता नहीं है, वो आपके कॉलेज में ही होता है। आप अपने स्टूडेंट जो आपके फ्रेंड हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं, आपके फ्रेंड्स ही स्टूडेंट होते हैं और आप टीचर होते हैं। तो ये एक काल्पनिक स्थिति है या फिर कृत्रिम अवस्था है, जिसमें आप जो स्कूल में पढ़ाएंगे, जिस वास्तविक अवस्था में पढ़ाएंगे, उसका एक अभ्यास होता है। तो यही है अभिरूपता। उसी तरह से जो सैनिक होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है, तो कृत्रिम परिस्थिति में दिया जाता है। अब कोई लड़ाई छिड़ा हो, वहाँ तो ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, तो कृत्रिम परिस्थिति में ट्रेनिंग दिया जाता है कि जब उन्हें युद्ध करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। उसी प्रकार से डॉक्टर हैं, अब डायरेक्ट तो मरीज को जाके वो इंजेक्शन नहीं लगाते हैं या ऑपरेशन नहीं करते हैं। अगर डायरेक्ट करेंगे तो आप सोच ही सकते हैं क्या होगा। तो इसके लिए पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कृत्रिम परिस्थिति में, जैसे कि पुतले को इंजेक्शन लगाना, मॉडल पर ऑपरेशन करके ऑपरेशन का ज्ञान सीखना, उसी तरह से मानव शरीर के अंगों के मॉडल पर अध्ययन करना। तो ये सब क्या है, ये है सिमुलेशन है, जिसमें कि कृत्रिम स्थिति में वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित ज्ञान दिया जाता है और छात्रों को, जो ट्रेनीज होते हैं, उन्हें वास्तविक परिस्थितियों की जो स्थितियां होंगी उनका सामना करने योग्य बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर बीएड कोर्स को ही मैंने यहाँ पे लिया है कि जो बीएड करते हैं वो क्या भविष्य में शिक्षक बनेंगे। तो एक शिक्षक बनने के बाद उन्हें किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, वो किस तरह से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कौन कौन सी कठिनाइयां आएंगी पढ़ाने के दौरान, वो किस तरह से उनका समाधान करेंगे। इसके लिए उन्हें पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, वही जो मैंने बताया माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल वगैरह सिखा के, जिसमें आप जो स्टूडेंट होते हैं वो छोटे ग्रुप में होते हैं और वही टीचर भी होते हैं, वही स्टूडेंट्स भी होते हैं और वही फीडबैक भी देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स अपना जो स्किल है उसमें सुधार करते जाते हैं। तो इसके द्वारा जब आप प्रैक्टिस टीचिंग अच्छे से, मतलब माइक्रो टीचिंग में आप अच्छे से स्किल सीख लेते हैं, तब फिर जब आप स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए या फिर बीएड कोर्स ख़त्म करने के बाद कहीं आप टीचर बनकर जाते हैं, तो आपके सामने जो परिस्थितियां आती हैं, अगर कोई कठिनाइयां आती हैं तो आप उसमें घबराते नहीं हैं, अपने टीचिंग कार्य को अच्छे से करते हैं और कठिनाइयों का सामना भी बहुत ही कुशलता से कर लेते हैं। आइए एक दो परिभाषाएं देख लेते हैं। तो फिंक महोदय ने कहा है कि अभिरूपता वास्तविकता का नियंत्रित प्रतिनिधित्व है। मतलब इसमें जो भी
ट्रेनिंग होता है वो नियंत्रित परिस्थिति में होता है। ऐसा नहीं कि अपने मन से जो भी जहाँ भी चाहे ट्रेनिंग कर ले। फिर दुबे महोदय ने कहा है कि अनुरूपित शिक्षण कौशल विकास की वह सरल, रुचिपूर्ण एवं अभिनयात्मक प्रक्रिया है जो कृत्रिम स्थिति में भी वास्तविक तत्वों का प्रदर्शन करती है। मतलब यहाँ कृत्रिम स्थिति होती है, लेकिन उस समय अपने कौशल का जो प्रदर्शन करते हैं स्टूडेंट, वो बहुत ही आसान होता है, रुचिपूर्ण होता है। और जब कृत्रिम वातावरण में आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक तरह से अभिनय ही होता है। आप जब पढ़ाते हैं तो आप टीचर बनने का अभिनय करते हैं और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो स्टूडेंट बनने का अभिनय करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि नियंत्रित वातावरण में वास्तविक जीवन की प्रक्रिया की नकल करना ही सिमुलेशन है, या फिर वास्तविक जीवन की स्थिति का काल्पनिक मॉडल है सिमुलेशन। अब हम देखते हैं कि अभिरूपता के क्या उद्देश्य हैं, या क्या सिद्धांत हैं, या क्या विशेषताएं हैं। आप उद्देश्य, सिद्धांत और विशेषताएं कुछ भी दे, इसी पॉइंट को लिखेंगे, बस पॉइंट लिखने का थोड़ा सा टर्म चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर सिद्धांत आएगा तो वास्तविक कार्य संबंधी अनुभव प्रदान करने का सिद्धांत, और उद्देश्य आएगा तो वास्तविक कार्य संबंधी अनुभव प्रदान करना। और विशेषता में भी आप ये लिख सकते हैं। तो नंबर 1 है वास्तविक कार्य संबंधी अनुभव प्रदान करना। मतलब कि व्यवहारिक जीवन में जब वास्तविक परिस्थिति में आप जो कार्य करेंगे तो वो किस प्रकार का होगा, उससे संबंधित अनुभव प्रदान किया जाता है सिमुलेशन टीचिंग में। नंबर 2 है स्व कार्य करने की योग्यता विकसित करना। मतलब स्वयं से कार्य करने की योग्यता विकसित करना। इसमें आप करके सीखते हैं। जब ये टीचिंग होता है तो चाहे जिस भी क्षेत्र से, जिस भी फील्ड से संबंधित हो, उससे संबंधित कार्य को स्वयं करके सीखते हैं, जिससे आप उस कार्य को करने के योग्य बन जाते हैं। नंबर 3 है वास्तविक कार्य का पूर्व अभ्यास। मतलब वास्तविक परिस्थिति में, व्यवहारिक जीवन में आप जो कार्य करेंगे उसका अभ्यास है ये। 4 है कार्य संबंधी पृष्ठपोषण प्रदान करना। जैसे माइक्रो टीचिंग में जब आप पढ़ाते हैं तो आपके जो सहपाठी होते हैं वो फीडबैक देते हैं ना कि हाँ आपने क्या पढ़ाया, आपने अच्छे से बोला, या फिर आपने टाइम पर क्वेश्चन पूछा, आपका ब्लैक बोर्ड वर्क कैसा था। तो उसी समय फीडबैक दिया जाता है, जिससे कि उस अपने कार्य में जो भी ट्रेनीज है वो सुधार कर सकते हैं। नंबर 5 है व्यवहारिक कार्य हेतु कौशल विकसित करना। मतलब वास्तविक स्थिति में जो आप कार्य करेंगे उसके लिए स्किल डेवलप करना। नंबर 6 है कार्य को रुचिपूर्ण बनाना। अब जैसे बीएड में मान लीजिए केवल थ्योरी ही रहेगा और नहीं पढ़ाया जाएगा और इस तरह से ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा तो फिर थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। लेकिन माइक्रो टीचिंग होता है, उसमें सब आप लोग मिलजुल के करते हैं, पढ़ाते हैं, एक दूसरे की कमियों को देखते हैं, सुधारते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो इससे इंटरेस्ट आता है ट्रेनिंग में। और नंबर 7 है कौशल में सुधार करना। तो ये जो सिमुलेशन टीचिंग है इसका उद्देश्य ही है कि वास्तविक जीवन में जो कार्य आप करना चाहते हैं उससे संबंधित जो भी स्किल्स है वो आप में डेवलप हो और उसमें जो कमियां हैं उसमें सुधार किया जा सके। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सिमुलेशन। इसमें व्यक्ति अपने आप को आने वाली वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपने कार्य की एक योजना तैयार करते हैं और उस योजना में प्रशिक्षणार्थियों को अपने व्यवसाय में जो जो कठिनाइयां आने वाली हैं उसका एक आलेख तैयार किया जाता है और ये भी बताया जाता है कि इन कठिनाइयों का सामना वे कैसे करेंगे। जैसे कि जब आप माइक्रो टीचिंग के समय में माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें यह निश्चित करते हैं कि आप कैसे, कब प्रश्न पूछेंगे, कितने प्रश्न पूछेंगे, कब आप ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे, कब आप अपने टीचिंग एड्स को दिखाएंगे। ये सब एक योजना के तहत होता है। तो समरूप अभिरूपता में शिक्षक छात्रों को उनके कार्य की योजना बनाकर उन्हें कब क्या कार्य करना है ये बताते हैं और छात्र उसके अनुसार अपनी योजना तैयार करते हैं। जैसे कि आप लोग जो टीचिंग स्किल्स आपको सिखाया जाता है तो हर एक स्किल्स के लिए एक एक लेसन प्लान बनाते हैं और उसके अनुसार फिर आप पढ़ाते हैं। नंबर 2 है प्रायोगिक अभिरूपता। तो प्रायोगिक अभिरूपता में आपने जो योजना बनाई थी उसके आधार पर आपको पढ़ाना होता है। मतलब इसमें योजना को प्रैक्टिकल रूप देना होता है। जैसे कि प्रायोगिक अभिरूपता में एक उत्पादनकर्ता अपने उत्पाद को बाजार में लाने से पूर्व उसका
अनेक परिस्थितियों में परीक्षण करता है तथा कठिनाइयों एवं लाभों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब किसी दवाई की खोज की जाती है तो पहले उसका परीक्षण किया जाता है, फिर उसके अच्छे एवं बुरे प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात ही उसका उत्पादन करके आम जनता के लिए उसे सुलभ कराया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न शिक्षण विधियों का पहले छोटे पैमाने पर प्रयोग किया जाता है और यदि वह सफल होती हैं तो उसका उपयोग शिक्षण के लिए किया जाता है। मतलब जैसे आप जब माइक्रो लेसन प्लान तैयार करते हैं तो उससे पहले आप अपने सहपाठी को पढ़ाते हैं, उसके अनुसार जो स्किल्स है उसका यूज आप अपने सहपाठी पर करते हैं, और जब आप अपने उस स्किल्स का अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं, मतलब आप पढ़ाना सीख लेते हैं शिक्षण कौशलों के अनुसार, तब आपको स्कूल भेजा जाता है प्रैक्टिस टीचिंग के लिए, वास्तविक परिस्थिति में कार्य करने के लिए। तो समरूप अभिरूपता में आपने योजना बनाई और प्रायोगिक अभिरूपता में आपने प्रैक्टिकल किया, इसलिए इसे लेबोरेटरी सिमुलेशन कहते हैं। थर्ड है विश्लेषणात्मक अभिरूपता। तो जब किसी समस्या या कार्य के विषय में गहन विचार करके समस्या के स्वरूप, कारण, परिणाम तथा समाधान के विषय में विचार करके विश्लेषणात्मक निर्णय लिया जाता है कि क्या कार्यविधि अपनाई जाए, तब इसे विश्लेषणात्मक अभिरूपता कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए कि जैसे पहले आपने योजना बनाई, फिर माइक्रो टीचिंग के दौरान आपने हर एक कौशल के आधार पर पढ़ाया। इतना पढ़ाने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर क्रिटिसिज्म क्लास होता है जिसमें आप एक फुल लेसन प्लान बनाते हैं, चार्ट पेपर बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं और 45 मिनट का एक क्लास लेते हैं। मतलब जो भी स्किल्स आपने सीखा उसका प्रदर्शन करते हैं। ये भी आप अपने कॉलेज में ही अपने सहपाठियों के बीच ही करते हैं। और जब आप पढ़ा लेते हैं तब फिर क्या होता है, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वही आपका जो टीचिंग है उसकी अच्छाई और जो कमियां थी उसके बारे में बताते हैं। मतलब विश्लेषण करते हैं कि आपकी ये कमी थी, आपने यहाँ अच्छा पढ़ाया, इसे थोड़ा और अच्छा करते तो और भी अच्छा होता। इस तरह से जो भी आपका टीचिंग स्किल्स है उसके आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है जिससे कि आप सुधार कर सकें। तो इसे ही विश्लेषणात्मक अभिरूपता कहते हैं। फोर्थ है व्यक्ति अध्ययन अभिरूपता। इसमें छात्रों के सामने, मतलब जो ट्रेनीज हैं उनके सामने किसी छात्र के समस्यात्मक व्यवहार की केस स्टडी को रख दिया जाता है और यह कहा जाता है कि जो ट्रेनीज है वो उपचारात्मक जो निर्णय है वो दें कि कैसे छात्र में जो कमी है उसको सुधारा जा सकता है। और इससे संबंधित जो ट्रेनीज हैं वो जो भी निर्णय बताते हैं उसे एक एक करके सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है और तब सबके विचारों के आधार पर एक सामूहिक निर्णय दिया जाता है और शिक्षक भी अपना निर्णय देते हैं। ये भी क्रिटिसिज्म क्लास की तरह ही है। मान लीजिए जब आप पढ़ाने जाते हैं और वहाँ किसी छात्र को किसी तरह की समस्या है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से ही संबंधित हो, तो क्या रेमेडी दिया जाएगा, तो उसके लिए आप उस छात्र के विषय में सारा अध्ययन करते हैं और सारे टीचर मिलकर उसके संबंध में निर्णय लेते हैं और फिर प्रिंसिपल एक निर्णय, फाइनल निर्णय लेते हैं उसके विषय में। तो उसी तरह का एक ये ट्रेनिंग है कि यदि किसी छात्र का व्यवहार कोई समस्यात्मक है या उसे कोई समस्या है तो उसकी केस स्टडी को रखकर सबका निर्णय एकत्रित किया जाता है और उस निर्णय के आधार पर एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो यही है व्यक्ति अध्ययन अभिरूपता। क्योंकि जब आप पढ़ाने जाते हैं तो केवल पढ़ाते तो नहीं हैं, क्लास में जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उसमें हर एक स्टूडेंट्स को देखना कि वो अच्छे से पढ़ रहे हैं और अगर किसी को किसी तरह की समस्या है तो उसे भी समझकर शिक्षकों से सलाह करके सामूहिक रूप से उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो यही है व्यक्ति अध्ययन अभिरूपता। फिफ्थ है भूमिका निर्वाह। इसमें जैसे कि विद्यालय में किसी भी घटना या समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न व्यक्तियों से उस घटना या समस्या के संबंध में विचार लिए जाते हैं, सलाह लिए जाते हैं। तो सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी अपनी जो सोच है, उनका जो दृष्टिकोण है, उसके आधार पर अपने विचारों को रखते हैं। तब फिर जो प्रधानाचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वे सबके पक्ष को समझकर निर्णय लेते हैं। तो किसी घटना के समाधान में या किसी समस्या के समाधान में हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह
करता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो 3rd ग्रेड कर्मचारी हो या 4th ग्रेड कर्मचारी हो या स्टूडेंट हो, होता है ना, सीआर लोग से भी पूछा जाता है, या फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स ही हो। तो सभी अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, सब अपनी समझ के अनुसार विचार देते हैं और तब फिर समस्या के संबंध में निर्णय लिया जाता है, जिससे कि बाद में कोई कठिनाई ना हो। मान लीजिए जैसे स्कूल में ड्रेस ही चेंज करना है, यूनिफॉर्म लागू करना हो, तो उसके संबंध में सबसे पूछा जाता है, स्टूडेंट से भी पूछा जाता है कि हाँ कौन सा कलर होगा, किस तरह का होना चाहिए, या फिर टीचर से भी पूछा जाता है, बच्चों से भी पूछा जाता है, सबसे पूछा जाता है कहाँ से लेना है। तो इस तरह से कोई भी समस्या हो तो या फिर कोई निर्णय लेना हो तो सबका सलाह लिया जाता है और सब उसमें अपनी भूमिका, अपना रोल निभाते हैं सलाह देने में। अब हम देखते हैं कि सिमुलेशन टीचिंग के क्या लाभ होते हैं। तो नंबर 1 है संबंधित कौशल का विकास। मान लीजिए सिमुलेशन टीचिंग होता है तो क्या होता है, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उससे संबंधित स्किल डेवलप हो जाता है। नंबर 2 है कार्य करने की क्रमबद्धता, मतलब कि वास्तविक परिस्थितियों में जब आप जाएंगे तो किस तरह से क्रमबद्ध रूप से अपने कार्य को करेंगे, वो इससे छात्र सीखते हैं। जैसे आप जब पढ़ाना सीखते हैं माइक्रो टीचिंग में तो सबसे पहले क्या सीखते हैं, प्रस्तावना कौशल सीखते हैं, उसके बाद व्याख्या कौशल, फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड कौशल सीखते हैं, फिर क्वेश्चनिंग स्किल आता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले ही आप जाके क्वेश्चनिंग स्किल या फिर ब्लैक बोर्ड स्किल का यूज करते हैं। तो किस तरह से कार्य करना है क्रमबद्ध रूप से, ये स्टूडेंट सीख पाता है। 3rd है मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब जो सिमुलेशन टीचिंग होता है इसमें जो स्टूडेंट है उन्हें मूर्त विषयों से अमूर्त विषयों की ओर ले जाया जाता है। इसमें छात्र के ज्ञान को देखी हुई वस्तुओं के माध्यम से ऐसी वस्तुओं की ओर ले जाया जाता है जो छात्र द्वारा नहीं देखी गई है। मतलब आपको अपने स्कूल में तो नहीं जाके देखा है कि कैसे आपको पढ़ाना है, ठीक है पढ़ा है, पर पढ़ाना है वो आपने तो नहीं देखा। तो आपको वो दिखाया जाता है मूर्त रूप से कि आपको इस तरह से स्किल का यूज करना है, ये पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे क्वेश्चन पूछना है, कब पूछना है, कैसे ब्लैक बोर्ड वर्क करना है। तो आपको मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाया जाता है, मतलब कि वैसी परिस्थिति जो आपने नहीं देखी है, जिसका आपने सामना नहीं किया है, वहाँ ले जाने का प्रयास किया जाता है मूर्त ज्ञान के द्वारा, ज्ञान को वास्तविक रूप से देख के करके करने के द्वारा। नंबर 4 है सामान्य व्यवहार का विकास। देखिए अगर अचानक से किसी को स्कूल में खड़ा कर दिया जाए पढ़ाने के लिए तो उसका व्यवहार सामान्य होगा, वो डर जाएगा, बोल भी नहीं पाएगा, कैसे शुरू करना है, कहाँ कब क्या करना है वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने सिमुलेशन टीचिंग किया है, अर्थात उसने प्रैक्टिस किया है, पर्याप्त अभ्यास किया है, तो क्लास में जाने के बाद उसका व्यवहार सामान्य होगा। एक शिक्षक को जिस तरह से क्लास में एंटर करना चाहिए, पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए और सारा क्लास लेना चाहिए, वो सब उसका व्यवहार सामान्य होगा। नंबर 5 है क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। वही जैसा कि नंबर 2 में है कि इसमें भी मतलब आप जो भी प्रस्तुत करते हैं वो क्रमबद्ध होता है। एक क्लास में जाते हैं तो पहले विश करते हैं, उसके बाद फिर प्रस्तावना क्वेश्चन पूछते हैं, फिर टॉपिक लिखते हैं, फिर थोड़ा सा व्याख्या करते हैं, फिर ब्लैक बोर्ड में वर्क करते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह से ये सब क्या होता है, क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण होता है। नंबर 6 है प्रदर्शन क्षमता का विकास। मतलब आप अच्छे से ट्रेनिंग कर लेते हैं, कृत्रिम परिस्थिति में प्रयास कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो आप जब विद्यालय में जाते हैं तो अपना परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छे से देते हैं। और नंबर 7 है आत्मविश्वास में वृद्धि। अगर माइक्रो टीचिंग अच्छे से आप कर ले तो क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंट आ जाता है, आप समझ जाते हैं कि हाँ अब आप पढ़ा सकते हैं, लेसन प्लान बना सकते हैं, अब क्लास में कोई आपको समस्या नहीं होगी। तो चाहे टीचिंग का ही क्षेत्र हो या और भी कोई क्षेत्र हो, कहीं भी अगर सिमुलेशन टीचिंग कर लेता है स्टूडेंट जो ट्रेनीज है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि अभिरूपता के क्या दोष हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो चाहे कोई भी वस्तु हो और या कोई विधि हो, कुछ भी हो, उसके गुण और दोष दोनों होते हैं। तो नंबर 1 है कृत्रिम परिस्थितियों में वास्तविक परिस्थितियों का संपूर्ण ज्ञान देना संभव नहीं है। जैसा कि आप लोगों में से बहुत लोग
अभी स्कूल से प्रैक्टिस टीचिंग करके वापस भी आ गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब आपने कॉलेज में जो प्रैक्टिस किया था और स्कूल जब आप गए, तो दोनों परिस्थितियों में कुछ अंतर थोड़ा बहुत जरूर ही रहता है। तो वास्तविक परिस्थिति का संपूर्ण ज्ञान कृत्रिम परिस्थिति में नहीं दिया जा सकता है। नंबर 2 है वास्तविक स्थिति के ज्ञान का अभाव। जैसे कि वास्तविक स्थिति क्या होगी उसके ज्ञान का अभाव होता है कृत्रिम परिस्थिति में। आप जैसे ट्रेनिंग किए तो आप सरकारी स्कूल में, जैसे सरकारी जो कॉलेज है तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ और होती है। फिर अगर आप चले गए किसी प्राइवेट स्कूल में तो वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ और होगी। तो वास्तविक जो स्थिति है उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तीसरा है व्यवहार में अंतर। तो जब आप जो कृत्रिम परिस्थिति में व्यवहार करते हैं और आप जब स्कूल जाएंगे तो वहाँ आपको जिस तरह का व्यवहार करना होगा, दोनों में फिर अंतर हो जाता है, क्योंकि ये कृत्रिम परिस्थिति होती है, यहाँ आपके फ्रेंड्स ही होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, और वहाँ तो जो है वहाँ सब कुछ आपके लिए नया होता है, तो दोनों जगह के व्यवहार में अंतर हो जाता है। और नंबर 4 है उचित मार्गदर्शन का अभाव। कभी कभी उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने से भी ये जो टीचिंग है ये सफल नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर छात्रों को अच्छे से स्किल ना सिखाया जाए या फिर हर एक स्किल का अच्छे से प्रैक्टिस ना कराया जाए, माइक्रो क्रिटिसिज्म ना कराया जाए, तो फिर दिक्कत होती है। नंबर 5 है प्रशिक्षणार्थियों का अपने व्यवहार के प्रति सजगता का अभाव। जैसे कई बार ट्रेनीज भी जब जैसे ही माइक्रो टीचिंग शुरू होगा क्या करेंगे, वो एब्सेंट करना शुरू कर देंगे। तो वो भी ये नहीं सोचते कि हाँ जब वो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उन्हें सीखना है, अपने अंदर कौशल डेवलप करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि वो इसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं। नंबर 6 है समय की अधिकता। अब इसमें समय तो अधिक लगता है। नंबर 7 है यह खर्चीला है। जैसे कि कृत्रिम वातावरण का निर्माण करना और फिर उसके लिए आप होता है ना मॉडल बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, तो इसमें पैसे भी खर्च होते हैं। ये तो टीचिंग की बात है। अगर मान लीजिए कि युद्ध का करना हो प्रशिक्षण, या फिर डॉक्टर्स हैं तो उनके लिए लैब चाहिए, मॉडल चाहिए, तो इसमें पैसे खर्च होते हैं। तो ये जो सिमुलेशन टीचिंग है ये खर्चीला होता है। नंबर 8 है अभिरूपता के नियमों का संपूर्ण रूप से पालन ना होना। तो सिमुलेशन टीचिंग के कुछ नियम होते हैं, तो अब इसके नियमों का यदि 100% पालन नहीं किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100% इसके नियमों का पालन करना संभव नहीं होता है, जिससे जिस तरह की परिणाम की अपेक्षा की जाती है सिमुलेशन टीचिंग के पश्चात वो परिणाम नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी यदि सावधानी से और नियमों को ध्यान रख के सिमुलेशन टीचिंग किया जाए तो ये प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, और वो जिस भी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं उससे संबंधित कौशलों को सीखते हैं, और जब वो उस कार्य को वास्तविक परिस्थिति में करते हैं, अर्थात जब जॉब करते हैं, तब वहाँ पर उन्हें अपने कार्य से संबंधित कठिनाइयों का सहायता मिलती है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, वो अपना बेस्ट दे पाते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।